अस्सलाम वालेकुम। इन्फिनिटी कोरियन लैंग्वेज एकेडमी की तरफ से जुल्फ़िकार हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद आपसे जो है ना मुखातिब हो रहे हैं, यानी कि बात करने का मौका मिला है। जैसा कि आप सब भाइयों स्टूडेंट्स को पता है कि नई कुरानदाज़ी के लिए अप्लाई करने की डेट अनाउंस हो चुकी है। फरवरी की 2 यानी फरवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक डेट है। अप्लाई कर सकते हैं आप। अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। वही ऑनलाइन आपने क्या करना है कि एक फॉर्म दिया हुआ उन्होंने, उस फॉर्म को आपने डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना है। फिर उसकी फ़ीस जमा करवानी है बैंक के अंदर। पिछली दफ़ा फ़ीस थी 500 रुपये, इस दफ़ा फ़ीस थोड़ी सी बढ़ा दी है उन्होंने, 1000 रुपये कर दिया है। अब 1000 रुपये आपने बैंक में जमा करवाना है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि आगे बैंक में छुट्टियां आ रही हैं, बिल्कुल उन्होंने ऑनलाइन ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं या इजी पैसा जैज़ कैश के ज़रिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ उन्होंने आपसे प्रूफ मांगना है कि आपने फ़ीस जमा करवाई है या नहीं करवाई। वो किस ज़रिए से करवाई है, ऑनलाइन करवाई है या बैंक में जाके करवाई है, उससे उन्हें कोई गरज नहीं है। सिर्फ आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने फ़ीस जमा करवा दी है, क्योंकि ये प्रूफ आपसे बाद में मांगा जाएगा। अच्छा, वो साथ अटैच भी करना होता है आपने। तो 2 तारीख से लेकर 2 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक इसकी अप्लाई करने की डेट है। 12 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसमें जिस बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है, उस नाम सामने आ जाएगा कि इसका नाम आया नहीं आया। अच्छा, इसमें अब बहुत ज़्यादा मालूमात के लिए फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को हो रही है कि कैटेगरीज़, जो कैटेगरीज़ अप्लाई करने के लिए उन्हें दी हुई हैं। अब फॉर्म के ऊपर भी एक उन्होंने, जो आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उसमें एक ऑप्शन आया हुआ है जॉब अप्लाइड फॉर। उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं कि वहाँ पर हमने क्या लिखना है। उसमें आपने लिखना है जो कैटेगरीज़ दी हुई हैं आपके पास, क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी कैटेगरीज़ अलाउ कर दी गई हैं। एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, फिशरीज़ है, इसी तरह जो है ना आप लाइव स्टॉक है। तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, उस कैटेगरी का नाम वहाँ पे आप मेंशन करेंगे। जैसे आप लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फिशरीज़, जो भी आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसमें यह है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की जॉब भी ज़्यादा है कोरिया के अंदर, लेकिन उसका जो मेरिट है, पासिंग मार्क है, वो बहुत ज़्यादा है, यानी 55% है। अब 55% जो पासिंग मार्क हैं, ज़ाहिर बात है इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि जिनको कम टाइम मिलता है। तो फिर क्या होता है कि बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उसमें पासिंग मार्क कम है। उसमें पासिंग मार्क हैं आपके जो है ना 40%, यानी 200 में से 80 वाला पास होगा। अच्छा, पासिंग मार्क तो उनके 200 में से 80 होंगे। लेकिन अब इसमें ये होता है कि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा किसी सनत में अप्लाई करते हैं, किसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, तो उसकी और भी बेनिफिट हैं। उसमें बेनिफिट ये है कि उसका वीज़ा भी जल्दी आने के चांसेस हैं। अगर कोई बच्चा उसमें पास हो जाता है तो उसके चांसेस हैं कि वीज़ा भी जल्दी आएगा। मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है कि वीज़े थोड़े लेट होते हैं, किसी बच्चे का 6 महीने बाद, किसी का साल बाद, तो वो बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अब ये जो है ना हमारे पास बाकी कैटेगरीज, इसमें अगर टेस्ट भी आसानी से पास हो जाता है, वीज़ा भी जल्दी आने के चांसेस हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज इसका ये होगा कि सबसे पहली बात ये है कि आप कोरिया में जब जाओगे, हाँ, एक सबसे पहले उससे एक हर्डल आएगा आपका स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट भी इनका डिफरेंट होगा। अब इनका स्किल टेस्ट भी डिफरेंट है। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग का स्किल टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी शोबों के जितने स्किल टेस्ट हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। अब आपने क्या करना है कि अगर आप कोई कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सेलेक्ट करते हो, तो उसमें क्या होगा कि आप जो है ना कोरिया में जब आप जाओगे, मिसाल के तौर पे आपने कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को सेलेक्ट किया है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाके ही आपको कोरिया में काम करना है। अगर एग्रीकल्चर किया है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का ही वीज़ा दिया जाएगा। इसी तरह फिशरीज़ है या लाइव स्टॉक है तो उसमें लाइव स्टॉक में ही आपको काम करना होगा। अब मैं काम की नौयत बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन आपको पता है किस तरह का काम होता है, मुश्किल काम है। अब मुश्किल काम है और सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज ये होगा कि मिसाल के तौर पे आप कहते हो हम कोरिया पहुंच जाएं, बाकी सब कुछ वहां कर लेंगे, तो आपके पास वर्क प्लेस चेंज करने का ऑप्शन जरूर मौजूद है, लेकिन इंडस्ट्री को चेंज करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपने अप्लाई किया है तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से छोड़ के आप दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में तो जा सकते हैं, लेकिन आपको कि मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को छोड़ के मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चला जाऊं, तो ये ऑप्शन हरगिज आपको कोरियन गवर्नमेंट नहीं देगी। इसी तरह एग्रीकल्चर को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग या लाइफ स्टॉक को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग ये मुमकिन नहीं है वहां पे। सिर्फ मिसाल के तौर पे आप लाइफ स्टॉक में चले गए हो, किसी एक फार्म पे चले गए हो, कि मिसाल के तौर पे आपका गाय का फार्म है, आप कहते हो जी मैं चेंज करना चाहता हूँ, आप गाय के फार्म को छोड़ के मुर्गी के फार्म में तो जा सकते हैं, लेकिन किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते।
तो ये बहुत सोच समझ के आपने करना है कि इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। मैन्युफैक्चरिंग का ये बेनिफिट है कि मैन्युफैक्चरिंग के काम टेक्निकल काम होते हैं, मशीनों के ऊपर काम होते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर काम होते हैं, इंडोर काम होते हैं। बंदा आसानी से काम कर लेता है, सर्दी गर्मी का मसला नहीं होता। जबकि लाइफ स्टॉक में मवेशी पालना, जैसे उसमें गाय का फार्म हो सकता है, मुर्गियों के फार्म हो सकते हैं, सुअर का फार्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब उसमें आपको जानवरों की देखभाल करनी है, उनको चारा डालना है, उनको जो है ना आपने फिर सफाई भी करनी है, गोबर भी उठाना है। इसी तरह फिशरीज में आपने अगर तो फिश फार्म है तो फिर वो काबिल बर्दाश्त होगा, लेकिन अगर ओपन सी में फिशिंग है तो फिर आपको पता है कि ओपन सी में आपको 5-5 दिन रहना पड़ता है बोट्स के अंदर। ये नहीं है कि सुबह बोट जाएगी और शाम को वापस आ जाएगी। आपने पूरे का पूरा उसको देखना होगा, 5-5 दिन आपने बोट्स के अंदर रह के वहाँ पे फिशिंग करनी है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का आ गया। कंस्ट्रक्शन भी मुश्किल है, कंस्ट्रक्शन भी आसान नहीं है कि आप कहें कि आसान काम है। कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है कितना मुश्किल का, एज अ हेल्पर आप करेंगे तो। इसी तरह एग्रीकल्चर ओपन फील्ड्स के अंदर काम है। ओपन फील्ड में आप ज़ाहिर बात है जिस तरह बड़े खेतों में काम करेंगे तो वो धूप सर्दी गर्मी सब ओपन होगा। तो बहुत सोच समझ के करना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ देखने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है। बाकी अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो लाजमी अप्लाई करें उसके अंदर, एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाएं। उसके पासिंग मार्क तो ज़्यादा हैं, मेरिट भी ज़्यादा बनेगा, लेकिन उसमें बेनिफिट ये है कि कोरिया में जब आप जाएंगे, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, 5 साल जमा 5 साल 10 साल का वीज़ा है, तो सोच समझ के आपने हर चीज़ पे कदम उठाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई। और कैटेगरी का दोबारा बता रहा हूँ, जॉब अप्लाइड फॉर्म में आप जिस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करें उस इंडस्ट्री का नाम लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज, जो भी आपने लाइफ स्टॉक जो भी आपने रखना है। मजीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इस नंबर 0333 545 9228 पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यही है। अब उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट की जो है ना ये परेशानी या जो जहन में गलत फहमी थी वो दूर हो चुकी होगी। शुक्रिया।